अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह करे कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स, मेरे चाहने वाले, मेरे वेल विशर्स और हम सब, मेरी फैमिली, हम सब सेहतमंद रहे, कामयाब रहें और अल्लाह हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक किसी भी वजह से इस ऑडियो वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। अच्छा गाइस, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी वजह से या अपने फैमिली के एक प्लान करने पे या कभी अपने दोस्तों ऑफिस के साथ यानी कि ऑफिस के लोगों के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पिकनिक प्लान किया करते हैं। आज की ये जो कहानी है मिस बुशरा की कहानी है और ये एक ऐसी ही पिकनिक की कहानी है। ये वाकया, ये किस्सा, ये कहानी इनके साथ 2011-12 में उस वक्त पेश आई थी, जबकि बताती है कि हमारी फैमिली में कुछ हमारे अजीज़ थे जो बैरून मुल्क से कुछ दिनों के लिए स्पेशली पाकिस्तान कराची में आए हुए थे। तो मेरे भाई ने, क्योंकि वो बहुत शौकीन था, एक फार्म हाउस को बुक किया और यूं हमारी फैमिली की यानी कि कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द हजरात उस फार्म हाउस पे पिकनिक की गज से रात भर रुकने के लिए और अगला दिन गुजारने के लिए पहुंच गए। मेरा ख्याल है कि जो कराची के रहने वाले हैं शायद उनको पता होगा कि कराची में मेमन गोट एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे फार्म हाउस मौजूद हैं और उन फार्म हाउस में से एक फार्म हाउस को पिकनिक के लिए मुंतखब किया गया था। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो रात के तकरीबन 10:30 11 बजे का टाइम था और प्लान ये था कि कुछ देर फ्रेश होने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए बारबेक्यू या इस तरह का कोई काम किया जाएगा और 2-3 बजे तक जागने के बाद आराम करेंगे और फिर सुबह उठ के दोबारा से पिकनिक को, जो भी हमारे पिकनिक पॉइंट था, वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। अब क्योंकि जो बैनुल अक़वामी सफ़र करके आए हुए थे यानी जो बैरने मुल्क से पाकिस्तान आए हुए थे वो वैसे भी काफ़ी देर जागे हुए थे, तो जिसकी वजह से रात में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। अब जहाँ पे ये फार्म हाउस मौजूद था एतराफ़ में बहुत ज़्यादा खाली एरिया था, दरख्त ही दरख्त थे और फिर कच्चा पक्का रास्ता था और आबादी का दूर दूर तक किसी भी किस्म का नामो निशान मौजूद नहीं था। ये एक कुशादा बहुत बड़ा फार्म हाउस था। यहाँ पे 4 कमरे एक तरफ मौजूद थे, 2 कमरे एक तरफ थे और उन 2 कमरों के ऊपर भी एक कमरा मौजूद था। आप कह सकते हैं कि बड़ा लग्जरियस, बहुत ही आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस था और यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो बड़ी अप टू मार्क थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब खाना वगैरह खाया तो रेस्ट करने के लिए सारी की सारी जो भी फैमिलीज़ थी एक एक करके अपने कमरे में जाना शुरू हो गई। मैं अकेली स्विमिंग पूल के सामने बैठी हुई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वहाँ पर बैठ के मोबाइल यूज़ कर रही थी। हालांकि मेरे भाई ने कुछ देर पहले मुझे कहा था कि तुम अभी यहाँ पर मोबाइल यूज़ मत करो, रात का टाइम है, तुम अकेली यहाँ पर मौजूद हो, इस वक्त यहाँ पर अकेले बैठना ठीक नहीं है। लेकिन मेरी, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, मंगनी हुई थी, तो अक्सर ऐसा होता था कि लेट नाइट या फ्री होने के बाद आधे पौन घंटे के लिए मैं अपने फियोंसी से बात किया करती थी। सच्ची बात यह है कि मैं उसकी कॉल आने का इंतज़ार कर रही थी और मैं मुंतज़िर थी जैसे ही उससे बातचीत करूं फिर जाके रेस्ट करूं। और ऐसा ही हुआ कि कुछ देर बाद मेरे फियोंसी की कॉल आई और मैं कॉल पर बात करते करते स्विमिंग पूल के साथ का जो एरिया था वहाँ पे वॉक करने लगी। ये बड़ा ही सुनसान और वीरान सा हिस्सा था। यहाँ पर इतनी रोशनी भी मौजूद नहीं थी, अगर होगी भी तो शायद इस वक्त यहाँ का बल्ब बंद हुआ था। खैर, मैं बातें करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैं ज़रा आखिर में जहाँ पर दीवार मौजूद थी उस तरफ चलती चली आई। अब मैं वहाँ पर खड़ी हुई और मेरी अपने फियोंसी के साथ किसी बात पे बहस होने लगी। अब आपको पता है कि ये जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते में बहस का मतलब 1-1.5 घंटा आराम से लग जाना था। बहस बढ़ती चली जा रही थी। वह अपनी बात पे
कन्विंस करना चाहता था, जबकि मैं अपनी बात पे मुकम्मल तौर पे कायम उससे बहस कर रही थी। इसी दौरान में मुझे अपने कान के अंदर पानी में पाँव मारने की या पानी में ज़रा सी मूवमेंट की आवाज़ महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बत्तख, कोई चीज़ एकदम से पानी के अंदर दाखिल हो गई हो और उसने पानी के अंदर पाँव मारना शुरू कर दिए हो। जैसे ही मुझे पानी की तरफ से हल्की सी आवाज़ आई तो मेरे फियोंसी ने कुछ इस तरह की बात की कि मैंने बजाय उसके उस तरफ देखने के, मैंने नीचे देखते हुए अपने फियोंसी से बहस करना शुरू कर दी। इसी दौरान में यह जो पानी में छम मछम की आवाज़ थी, यह बढ़ती चली जा रही थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अलावा यकीनन कोई ना कोई मौजूद है जो कि शायद स्विमिंग पूल के साथ है, या उसने स्विमिंग पूल में अपने पाँव को पानी के अंदर डूबा के अपने पाँव को पानी पर मारना शुरू कर दिया है। खैर, कुछ सेकंड के बाद जब मैंने एग्जैक्टली स्विमिंग पूल की तरफ या उसके अंदर देखा तो मैंने बड़ा अजीब सा मंजर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे एक बच्ची जो कि महज 7 या 8 साल की होगी, जो कि बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी थी, बज़ाहिर देखने से किसी अच्छी फैमिली की लग रही थी, वो मुसलसल स्विमिंग पूल के किनारे यानी मुंडेर पर बैठी हुई थी और तब वो अपने पाँव के ज़रिए पानी को हिला रही थी, या आप कह सकते हैं कि अपने पाँव बार बार पानी के अंदर मार रही थी। मैं बड़ी हैरान थी, ये बच्ची जो कि बहुत ही छोटी सी बच्ची है, भला इस फार्म हाउस में, इस अंधेरे में, इस स्विमिंग पूल के पास बैठ के क्या कर रही थी। इसी दौरान में जब मैंने उसके चेहरे पर या उसके पूरे जिस्म पर मज़ीद गौर किया तो अब की बार देखने पर ऐसा लगा जैसे वो गोरी सीटी तो है, लेकिन उसके चेहरे पे जगह जगह कट्स लगे हुए हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसके चेहरे से खून रसना शुरू हो चुका है, जैसे कि अभी अभी ताज़ा ताज़ा उसके चेहरे पर, उसके माथे पर कोई ज़ख्म लगा हो, या किसी ने छुरी से या फिर किसी इस तरह के आले से उसके चेहरे को ज़ख्मी कर दिया हो। बात यहाँ तक तो फिर भी एक्सेप्टेबल थी, लेकिन देखते ही देखते उसके चेहरे से, उसके जिस्म से इस कदर खून रसना शुरू हुआ कि वह खून जब पानी के अंदर शामिल हुआ तो देखते ही देखते ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा पानी लाल शरबत के अंदर तब्दील हो चुका है, या पूरा पानी खून के कलर में तब्दील हो चुका था। अब जाहिर सी बात है मेरी एकदम से कांपते कांपते हालत बुरी हो चुकी थी, और जब मैं मुकम्मल खामोश रही तो दूसरी तरफ फ़ोन पे जो मेरा फियोंसी मौजूद था वो कह रहा था कि सब खैरियत तो है, अल्लाह जानता है। कि मैंने जैसे तैसे उसको बताया तो उसने कहा कि तुम आयत कुर्सी पढ़ते हुए जल्दी से यहाँ से अंदर की तरफ चली जाओ। अब जबकि मुझे अंदर की तरफ जाना था तो जाहिर सी बात है इस स्विमिंग पूल का एक हिस्सा उबूर करना था, फिर छोटा सा पार्क नुमा हिस्सा था, उसको क्रॉस करके सामने कमरा मौजूद था। अल्लाह जानता है कि मैंने जैसे तैसे अपने आसाब पर काबू रखा और मैं आयत कुर्सी पढ़ती हुई बेसाख्ता भागती चली गई। बस मुझे इतना याद है कि मुझे मुसलसल उस बच्ची के हंसने की या कहका लगाने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। खैर, जैसे तैसे गिरते पड़ते जब मैं कमरे के अंदर पहुंची और मैंने अपनी बहन को इस तरह से बताया कि बाहर एक बच्ची मौजूद है, तो जब वो मेरे कहने पर बाहर आई और उसने बाहर आकर देखा तो वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई बच्ची या उसका नामो निशान मौजूद नहीं था। मुझे नहीं पता कि मैंने जो कुछ देखा था, जो बच्ची मुझे दिखाई दी थी, जिस तरह से उसके चेहरे से खून रस रहा था, वो हकीकत थी या सरासर मेरा वहम था। लेकिन मेरा वहम भला कैसे हो सकता था? मैंने तो खुली आंखों से, यानी कि अपनी आंखों से मुकम्मल तौर पे बराह रास्त उस मंजर को देखा था, लेकिन कुछ देर के बाद ये मंजर यक्स तब्दील कैसे हो गया था। खैर, बात यह है कि इस वाक़ये के बाद तकरीबन 8 या 10 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा और मेरे ताया मुझ पर रोज़ाना दम दुरुद किया करते थे। लेकिन हाँ, आज भी जब मैं उस फार्म हाउस को याद करती हूँ या मेरे जहन में वह बच्ची या उसकी शक्ल आया करती है, तो आज भी मुझे अपने जिस्म में हल्की हल्की सी हरारत महसूस हुआ करती है। मेरा नाम माजिद है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आप
कहानी भी कह सकते हैं और वाक़यात का तसलसल है जो मुसलसल हमारे साथ पेश आ रहा है। हमारा बुनियादी तौर पर जो ताल्लुक़ है वो कराची से है और कराची के अंदर शादमान टाउन नॉर्थ कराची के अंदर हम लोग रहा करते हैं। हमारी इस इलाके में जो रिहाइश है वह पिछले तकरीबन 23 या 24 सालों से है और इस दौरान में 2 या 3 घर हम लोग तब्दील कर चुके हैं। इन घरों में जो शुरू के 2 घर थे वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब से लास्ट दिसंबर से हम लोग पार्क के सामने वाले घर में शिफ्ट हुए हैं तो कुछ इस तरह के वाक़यात हैं जो हमें मुसलसल फेस करने पड़ रहे हैं, जिनके बारे में न सिर्फ हम बल्कि आप कह सकते हैं पूरी गली वाले या पूरे मोहल्ले वाले आम तौर पर जाना करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पे पार्क के सामने हमारा घर मौजूद है, उस पार्क के बिल्कुल साथ का जो एरिया है जिसे आप एक गंदी गली से ताबीर कर सकते हैं, उस गंदी गली के बारे में कहा जाता है कि अक्सर रात के औकात में ख़ास तौर पर 2 बजे के बाद वहाँ से अक्सर औरतों के रोने की या औरतों के चीखने की आवाज़ें आया करती हैं। हालांकि ये जो गंदी गली है, इस गली के अंदर आप दाखिल तो हो सकते हैं लेकिन इस गली से बाहर नहीं निकल सकते। उसकी वजह यह है कि एक तरफ का रास्ता खुला हुआ है, जबकि जो दूसरी तरफ का रास्ता है वहाँ पर दीवार से उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। वैसे ही अभी रमज़ान के दिन थे और रात के तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। आमतौर पर ये जो पार्क है, इस पार्क को फैमिलीज़ के लिए 9:30 10 बजे तक बंद कर दिया जाता है। खैर, जब मैं अपने घर से वॉक करने के इरादे से उस पार्क के अंदर दाखिल हुआ तो जैसे ही मैं उस पार्क के अंदर दाखिल हुआ तो मेरा ख्याल है कि मेरे अलावा इक्का दुक्का लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे और पार्क की जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी की सारी लाइट्स बंद थीं। खैर, जैसे ही मैं पार्क के अंदर दाखिल हुआ वैसे ही मुझे कुछ अजीब सी जलने की स्मेल आना शुरू हो गई। ये जो स्मेल थी ये इस कदर शदीद थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सी चीज़ को या फिर किसी गोश्त के टुकड़े को जलाया जा रहा है। खैर, मैंने पार्क के अंदर एंटर होने के बाद अपने दोस्त को कॉल मिला ली और मुसलसल हैंड फ्री लगा के मैं अपने दोस्त से बातें करता रहा और साथ साथ मैं वॉक भी कर रहा था। खैर, इसी दौरान में जब मैं हैंड फ्री पे बातें कर रहा था और वॉक करता हुआ आगे बढ़ रहा था तो एकदम से जो मेरी नज़र है वो जो पार्क के पिलर्स हैं, जो कि आम तौर पे गेट के करीब जवार में या एतराफ़ में 4 बड़े बड़े पिलर हुआ करते हैं, तो मेरी नज़र उन पिलर्स के ऊपर पड़ी। और जब मेरी नज़र उन पिलर्स के ऊपर पड़ी तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इन तमाम 4 पिलर्स के ऊपर कोई चीज़ रखी गई है, और ये जो चीज़ रखी गई है ये न सिर्फ एक पिलर के ऊपर बल्कि 4 पिलर्स के ऊपर रखी गई है और बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। अब ये मेरा पहला व्यू था, ये मेरा पहला इम्प्रेशन था जो मेरे दिमाग के अंदर कायम हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैंने फर्दर आगे बढ़ना या पिलर की तरफ जाना शुरू किया तो मैंने देखा कि कुछ अजीब मंजर हैं जो मैं देख रहा हूँ। मैंने देखा कि उन तमाम 4 पिलर्स के ऊपर तकरीबन 8 या 9 फीट के दरमियान बहुत लंबे लंबे आदमी हैं और उन 4 ने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। वो न सिर्फ पिलर के ऊपर बैठे हुए हैं बल्कि उनके जो बाल हैं वो इस कदर लंबे लंबे बाल हैं ये हैं कि उनके कंधों से नीचे तक बारीक आसानी नज़र आ रहे हैं। इन तमाम लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और इस अंधेरे में भी इन तमाम लोगों के यानी 4 अफराद के जो चेहरे थे वो बहुत ज़्यादा रोशन हुए थे। सबसे अजीब बात ये थी कि इन 4 पिलर के अतराफ़ में बहुत बड़े बड़े बरगद के, बेरी के और इस तरह के दरख्त मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये 4 जो मखलूक़ात थी जो कि पिलर के ऊपर अजीब तरीके से बैठी हुई थी, इनको मैं वाज़े तौर पर ना सिर्फ देख सकता था बल्कि मुझे यकीन हो चला था कि जो मखलूक मेरे सामने पार्क के अंदर मौजूद है वो कम से कम इंसान नहीं हो सकती। इसी तरह कुछ दिन मज़ीद गुजरे और शायद 17 या 18 रमज़ान चल रहा था। इत्तेफाक से मेरे घर के अंदर एक छोटी सी
अफ्तार पार्टी चल रही थी। अब जितने भी मेहमान थे वो बारी बारी आने के बाद जाते चले गए, लेकिन आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में कुछ इस तरह के रिश्तेदार हुआ करते हैं जो कि आम तौर पे सबसे आखिर में जाया करते हैं। तो वैसे ही हमारे कुछ कज़िन्स थे, उनकी बहनें थीं जो रात के तकरीबन 12 बजकर 30 बजे तक रुके हुए थे। रात के तकरीबन 12 बजकर 30 बजे एकदम से जो मेरी कज़िन्स थी उन्होंने हमें कहा कि थोड़ी देर के लिए सामने जो पार्क मौजूद है वहाँ पर चलते हैं। हालांकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा मौजूद था, लेकिन वहाँ से अंदर जाने का एक छोटा सा गेट मौजूद था जहाँ से आप चोरी से, या आप कह सकते हैं कि आसानी से अंदर दाखिल हो सकते थे। खैर, जब मेरी कज़न ने इस तरह से इसरार किया तो हम सारे के सारे जितने भी कज़िन्स थे जो कि एक ही उम्र के थे, पार्क के अंदर दाखिल होते चले गए। अब जैसे ही हम लोग पार्क के अंदर दाखिल हुए तो पार्क के अंदर दाखिल होने के बाद जैसे ही हम लोगों ने ट्रैक के ऊपर चलना शुरू किया तो हमारे उल्टे हाथ में जो गंदी गली मौजूद थी, ऐसा लगने लगा कि वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है या वहाँ पर किसी औरत के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। अब हम क्योंकि 101 लोग थे तो डरने की कोई बात ही नहीं थी, लिहाजा हमने ना सिर्फ आवाज़ों को नज़रअंदाज किया बल्कि मुसलसल आगे बढ़ते चले गए और बातें करते करते बिल आखिर जहाँ पर पार्क का इख्तिताम हुआ करता था, हम लोग बिल आखिर जैसे तैसे वहाँ पे पहुँच गए। अब जैसे ही हम लोग उस एंडिंग पे या उस आखिरी दीवार के करीब पहुँचे तो बातों ही बातों में जो हमारी कज़िन थी जो कि हमें पार्क के अंदर लेके आई थी, उसने एकदम से लेफ़्ट साइड पे, यानी जहाँ पे गंदी गली मौजूद थी, उस तरफ देख के अजीब तरीके का बिहेव करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तो परेशान है या उसको कोई वहाँ पर नज़र आ रहा है। अब जैसे ही उसके देखने के बाद बाकी हम सब लोगों ने भी उस गंदी गली की तरफ देखना शुरू किया तो पहले तो हमें यकीन नहीं आया कि जो कुछ हम देख रहे हैं वह हकीकत है या फिर हमारी खामख्याली है। जैसे ही हम लोगों ने उस गंदी गली की तरफ देखना शुरू किया तो हमने देखा कि एक औरत जिसकी तकरीबन 6.5 फीट के दरमियान हाइट होगी, वो उस गंदी गली में कुछ अजीब से हुलिये में ऐसा लग रहा है जैसे फटे पुराने कपड़ों में और बहुत गंदे बालों के साथ ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि अपने मुंह को ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ करके न सिर्फ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही हैं बल्कि ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखों से कुछ अजीब सी लाल कलर की रोशनी निकलना शुरू हो चुकी है। अब ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर हम जितने भी लोग थे सारे के सारे ना सिर्फ डर चुके थे बल्कि अब हमको यकीन आ चुका था कि जो मखलूक हमारे लेफ्ट साइड पे यानी गंदी गली में मौजूद है वो यकीनन इंसान नहीं है। खैर, अल्लाह का नाम लेके हम लोग जब वहाँ से वापस मुद्दे और हम लोगों ने अपने घर की तरफ वापस पलट के चलना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि हम सबको किसी ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। शुरू में जब हम पलट के देखते या पीछे मुड़कर कोशिश करते कि आखिर कौन है जो हमारे पीछे चल रहा है उसको देख सकें, तो चाहने के बावजूद कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम उस पार्क के छोटे से दरवाजे या चोर रास्ते के करीब पहुंचे तो उसी जगह पे जहाँ पे वो दरवाज़ा मौजूद था, ऐसा लगा जैसे एक छोटी सी अजीब सी मखलूक, जिसे आप बोना भी कह सकते हैं, वो गेट के बिल्कुल बराबर में ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि उसकी जो नाक है वो इस कदर लंबी नाकें कि उसके इस छोटे से मुंह पे सिर्फ नाक ही नज़र आ रही थी। कुछ अजीब तरीके की बड़ी बड़ी सी उसकी आंखें थीं और एक अजीब सी पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पर मौजूद थी। ये हमारा अल्लाह ही जानता है कि हम कैसे आयत कुर्सी या कुरानी आयात पढ़ते हुए उस दरवाजे से न सिर्फ बाहर निकले बल्कि भागते भागते जैसे तैसे अपने घर के अंदर वापस दाखिल हुए। और इस वाक्य के बाद मेरी कज़न को 2 दिन तक शदीद बुखार रहा। आज भी जब मैं इस स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ, रात के
तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और एक अजीब सा डर है जो आज भी मेरे ऊपर मौजूद है।